हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें हम पढ़ेंगे मिडिवल इंडियन लिटरेचर की पार्ट 3 वीडियो। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में मिडिवल इंडियन लिटरेचर की क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। थोड़े बहुत वक्त लिटरेचर के बारे में भी हमने देखा, संस्कृत लिटरेचर के बारे में हमने देखा। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा पर्शियन लिटरेचर के बारे में, बहुत ही डिटेल्स में वहाँ पे मैंने पढ़ाया सब कुछ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू लिटरेचर के बारे में, और एक वीडियो में पार्ट 4 में ये मिडिवल इंडियन लिटरेचर खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो उर्दू लिटरेचर था ये रिप्रेजेंट करता है एक रिच कल्चरल हेरिटेज that emerged from the interaction between Persian and Hindi languages। पर्शियन लैंग्वेजेस कैसे आया, कैसे हमारे इंडिया के अंदर घुसा, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और हमारे इंडिया के अंदर चल रहा था तभी धीरे धीरे हिंदी लैंग्वेज डेवलप हो रही थी। तो ये दोनों लैंग्वेज को मिलाकर इन्फ्यूज होकर एक लैंग्वेज बनी जिसको कहते हैं उर्दू लैंग्वेज। और इसमें जो भी किताबें वगैरह राइटिंग्स वगैरह लिखा गया उसको उर्दू लिटरेचर कहते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे कैसे उर्दू लिटरेचर डेवलपमेंट हुआ, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ उर्दू, कैसे डेवलप होता है। उर्दू डेवलप फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन पर्शियन एंड हिंदी, इसके बारे में हमने देखा। स्पेशली इन द बैरक्स ऑफ द तुर्किश आर्मी, जो तुर्कीस इन्वाजन किए कर गए हमारे इंडिया के अंदर दिल्ली सुल्तानेट के वक्त पे, तो तभी धीरे धीरे क्या हुआ, वो पर्शियन लैंग्वेजेस में मैक्सिमम लोग आर्मी बात किया करते थे। तो इंडिया के अंदर जो लोग बात किया करते थे उसके साथ ये पर्शियन लैंग्वेज मिलकर एक अलग सी स्टार्ट हो गई लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं उर्दू। इट इज़ लिंक टू द इवोल्यूशन ऑफ द नास्टलिक स्टाइल ऑफ पर्सो अरबिक स्क्रिप्ट। ये एक स्क्रिप्ट होता है, पर्शियन एंड अरबिक स्क्रिप्ट को मिलाकर एक स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट होता है, जिसको बोलते हैं नास्टलिक स्टाइल ऑफ पर्सो अरबिक स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके साथ ये कहीं कुछ ना कुछ मिलता है इस उर्दू लैंग्वेजेस का, जैसा लगता है इस स्क्रिप्ट से इवोल्यूशन होकर उर्दू लैंग्वेजेस, उर्दू लिटरेचर डेवलप हुआ है। एंड इसमें एलिमेंट होता है फारसी की, पंजाबी की, पासो की। ठीक है, उर्दू स्क्रिप्ट बिलोंग्स टू हिंदुस्तानी ग्रुप ऑफ इंडो यूरोनियन ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। देखिए, इंडो यूरोपियन में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे इंडो यूरोनियन इसका एक ब्रांच है। ठीक है, तो इसका जो हिंदुस्तानी ग्रुप है, हमारा इंडिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस भी इंडो यूरोनियन ब्रांचेस से आया है। तो इसका एक ग्रुप है हिंदुस्तानी ग्रुप, जिसमें पर्टिकुलरली उर्दू स्क्रिप्ट, उर्दू लैंग्वेजेस वहाँ से निकल कर आती है। एंड डेवलप्ड एंड फ्लोरिस्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग 12 to 16 सेंचुरी, पर्टिकुलरली दिल्ली सल्तनत के अंदर 12th एंड 16th सेंचुरी के अंदर ही इसी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। एंड मुगल एम्पायर के पीरियड पे इसका काफ़ी हद तक फ्लोरिशिंग होता है, नर्चर बहुत अच्छी खासी होती है, क्योंकि मुगल एम्पायर में जो भी राजा वगैरह हुआ करते थे वो उर्दू लैंग्वेजेस को काफ़ी पैट्रोनाइज करते थे। बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे पोइट्स उनके कोर्ट में अपॉइंटमेंट होते हैं उर्दू लैंग्वेजेस में, उनको प्रीच प्रीच तो नहीं, एंटरटेन करने के लिए। ठीक है, व्हेन दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर स्प्रेडेड इट्स विंग्स टुवर्ड्स डेक्कन, जब वो धीरे धीरे डेक्कन की तरफ चले। हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत टाइम पे जो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक मैक्सिमम टाइम दिल्ली में लाकर वो अपने कैपिटल को शिफ्ट कर गए थे साउथर्न के तरफ, डेक्कन की तरफ। तो तभी, और उसके बाद धीरे धीरे जब अकबर के बाद जो आए रूलर, सब शाहजहां हो गए, जहांगीर हो गए, और औरंगजेब पर्टिकुलरली, तो उन्होंने डेक्कन की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि डेक्कन में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुआ करते थे, जो कि उनके जो एक्सटेंशन होता था, राज्य के एक्सटेंशन होने में काफ़ी मुसीबत क्रिएट कर रहे थे, चैलेंजेस क्रिएट कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उनको वक्त देना पड़ता था डेक्कन के रीजन में। तो इसी वजह से जब वो डेक्कन में आए, ये उर्दू स्पीकिंग पीपल धीरे धीरे दिल्ली से नॉर्थ से स्प्रेड हो गए डेक्कन के तरफ, और इसी तरह हमारे चारों तरफ इंडिया के हर एक जगह पे उर्दू स्पीकिंग पीपल आ गए और लैंग्वेजेस भी स्प्रेड हो गया। इन इट्स एक्सटेंडेड फॉर्म उर्दू स्क्रिप्ट इज नोन एज शाहमुखी स्क्रिप्ट। इसको शाहमुखी स्क्रिप्ट भी कहते हैं। जब उर्दू लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा एक्सटेंडेड हुआ स्क्रिप्ट को, तो उसको बोलते हैं शाहमुखी स्क्रिप्ट। एंड इट इज़ यूज टू राइट अदर इंडो आर्यन लैंग्वेजेस ऑफ द नॉर्थ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जैसे हमारा इंडो
यूरोपियन लैंग्वेजेस में एक इंडो ईरानियन ब्रांच है, इंडो आर्यन ब्रांच है, इस तरह के बहुत सारे लैंग्वेजेस है, ब्रांचेस है। और ये जो उर्दू लैंग्वेज पर्टिकुलरली इंडो एरियन नॉर्थन इंडिया में इंडो आर्यन लैंग्वेजेस एक हुआ करता था, उसका यूज मतलब उसमें कुछ लिटरेचर लिखने के लिए कि इस लिटरेचर को, इस स्क्रिप्ट को यूज किया जाता है, जैसे कि पंजाबी, सराइकी, इस तरह के कुछ कॉन्टिनेंट में ये यूज होता था। अब नाउ पॉपुलर इन पाकिस्तान एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अभी अभी उर्दू जो काफ़ी सारा डेवलप है, अगर मान के चले तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड लगभग पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लैंग्वेज है। उर्दू एंड हिंदी आर कंसिडर टू बी डायलेक्ट्स ऑफ हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी ग्रुप से ये बिलोंग करता है, तो इसी वजह से उर्दू को एंड हिंदी को, ये दोनों लैंग्वेजेस को कहा जाता है ये हिंदुस्तानी डायलेक्ट से आया है। फॉलो द ग्रामर ऑफ हिंदी विद द फॉर्म एंड स्क्रिप्ट ऑफ पर्शियन। ये पर्शियन स्क्रिप्ट से ही इसकी जो ग्रामर है हिंदी का है, लेकिन उसकी फॉर्म है एंड स्क्रिप्ट है पर्शियन का। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया आपको? अगर कुछ कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। फिर देखते हैं उर्दू लैंग्वेजेस की इवोल्यूशन कैसे होती है। ईयरली नेम्स इन द ईयरली पीरियड लैंग्वेजेस वाज रेफर टू एज हिंदुस्तानी। पहले पहले जो उर्दू लैंग्वेजेस क्रिएट हुआ उसको रेफर किया जाता था विद द नेम ऑफ हिंदुस्तानी, हिंदावी, दहलावी, रेख्ता, ये सारे। बिफोर इट फाइनली केम टू बी कॉल्ड द नेम उर्दू अराउंड 18th सेंचुरी। ओके, डेक्कनी फेजेस में जब दक्कनी फेजेस इनिशियली रेफर टू एज दक्कनी। दक्कनी मतलब जब वो स्टेट में आ गया बहमनी, गोलकोंडा, बीजापुर, बेरार, जो कि साउथ इंडियन स्टेट है, वहाँ पे जब धीरे धीरे ये इंट्रोड्यूस हुआ तो उसको बोला जा गया दक्कनी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद ईयरली कंट्रीब्यूटर्स इसके कौन कौन थे देखते हैं। अमीर खुसराव, इसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था पर्शियन लैंग्वेजेस में। इन्होंने उर्दू लिटरेचर में भी काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं। उनके एक बुक था जिसका नाम था गुरत उल कमाल। उन्होंने रिटन किया था दैट मसूद लाहौरी, ए रिनाउड पोएट बोर्न इन लाहौर इन 11th सेंचुरी, हैड कंपोज्ड पोएट्री इन हिंदी व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड दहलावी। तो उन्होंने ये सारी चीज़ों का मेंशन वहाँ पे किया था कि एक मसूद लाहौरी नाम का एक रिनाउड पोएट थे जिन्होंने लाहौर में बॉर्न किया था 11th सेंचुरी में, एंड उन्होंने हिंदवी नाम, जिसको उर्दू बोला जाता है, उर्दू का एक अलग सा नाम था अर्लियर फेज में जिसको हिंदवी भी बोला जाता था, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। तो उन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स लिखा है, पोइट्री लिखा है, जिसको दहलावी भी बोलते हैं। दिस शोज दैट उर्दू वाज वेरी मच ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब। तो इससे पता चलता है जब लाहौर से वो इनिशिएट किए तो इसका मतलब उनको लगा कि पंजाब इज़ द ओरिजिनल प्लेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ, मतलब स्टार्टिंग फेज ऑफ उर्दू। आज लाहौर वॉज द पार्ट ऑफ ग्रेट पंजाब ओनली बिफोर पार्टीशन। पार्टीशन से पहले आपको तो पता है कि लाहौर पंजाब के अंदर ही जा रहा था। तो मिर्ज गलीब, ये भी एमस्ट एज प्रोमिनेंट उर्दू पोएट, उन्होंने कंपोज किया था दीवान। दीवान मतलब कलेक्शन ऑफ पोएट्री। अदर नोटेबल पोएट्स जो थे उस टाइम पे, जिनका नाम था सौदा, दर्द, मीर तकी मीर। तो ये सारे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थे। और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स और भी कुछ थे जिनका नाम था इकबाल, जिन्होंने लिखा था बांग ई दारा, फेमस फॉर राइटिंग सारे जहाँ से अच्छा। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, सारे जहाँ से अच्छा लिखे थे उर्दू में। फेमस राइटर व्हिच हैज बिकम ए सेलिब्रेटेड नेशनलाइजिंग सॉन्ग। ठीक है, उन्होंने लिखा था बांगी दारा। ठीक है, और जो इकबाल है, इकबाल उन्होंने लिखा था बांगी दारा और सारे जहाँ से अच्छा, जो कि एक हमारे नेशनल सॉन्ग बन गया। सार सैयद अहमद खान, जो कि उर्दू की मॉडर्नाइजेशन होने में काफ़ी सारे उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उर्दू की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। ठीक है, फोनेटिक फीचर इच कंसिस्ट ऑफ 6 साउंड्स। जैसे हमारे इंग्लिश में डिफरेंट साउंड्स होते हैं, फोनिक्स में डिफरेंट क्लासिकल लैंग्वेजेस में डिफरेंट फोनिक्स होते हैं, ग्रामर्स होते हैं, उसी तरह से उर्दू लैंग्वेजेस में फोनिक्स में 6 साउंड्स ये कैरी करता है, व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन हिंदी स्पीच। हिंदी स्पीच में ये सब प्रेजेंट नहीं है। इसमें इंक्लूड होता है जे, जी, खी, फे, कफ, घेन। ये 6 साउंड को लेकर ये फोनेटिक फीचर्स क्रिएट होती है। राइटिंग स्टाइल इसका है, इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ पर्शियन लैंग्वेजेस। हमने पढ़ा कि हिंदी का ग्रामर फॉलो करता है, लेकिन फॉर्म एंड स्क्रिप्ट है पर्शियन की, जो हम पिछले स्लाइड में पढ़े। तो ये डेरिवेटिव है पर्शियन लैंग्वेजेस है, इसी वजह से इट इज
दैट इन टोन इज डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक। तो इसी वजह से उर्दू स्क्रिप्ट इज क्यूरेटिव इन नेचर, सॉरी कर्वेटिव, थोड़ा कर्व पैटर्न में आता है इन नेचर, एंड इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमारे जैसे लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, उर्दू में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, इसको याद रखना। लेटर कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? इन ए ग्रुप लेटर्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय डॉट्स अबव और बिलो। उसमें ऊपर कुछ डॉट्स होते हैं एंड बिलो कुछ डॉट्स होते हैं। उर्दू लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू कनेक्टर्स एंड नॉन कनेक्टर्स। कहाँ गया मेरा, सॉरी, ये कहाँ कहाँ पेन कभी कभी चला जाता है ना, मुझे समझ में नहीं आता। 1 मिनट, यस। कनेक्टर्स, उनका कुछ कनेक्टर्स वगैरह होता है इसी पैटर्न पे, देखिए कनेक्टर्स वगैरह है, एंड कुछ नॉन कनेक्टर्स भी होते हैं। देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड स्मॉल लेटर। आप इसमें पता नहीं लगा पाओगे, हमारे जैसे इंग्लिश में होता है ब्लॉक कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, और उसी तरह से उनका कुछ ब्लॉक लेटर एंड स्मॉल लेटर्स नहीं है, हर एक लेटर सेम है। कैलीग्राफी एंड स्ट्रक्चर क्या है? कॉमनली कॉल्ड यूज्ड कैलीग्राफिक स्टाइल में इसको यूज किया जाता है फॉर प्रिंटिंग राइटिंग। उर्दू स्क्रिप्ट इज खाती नस्तलिक, ठीक है। उर्दू अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ 38 लेटर्स। हमारे अब अभी कमेंट बॉक्स में मुझे थोड़ा बताइएगा कि आपके जो भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं उसका क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, और उसके जो आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हो आपकी लैंग्वेजेस में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ये मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ा सबको जानना भी होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उर्दू पोएट्री के पायनियर्स कौन थे, मतलब कौन कौन ऐसे पोएट्स थे, कौन कौन ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने उर्दू लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट में काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं। पहले तो नाम आती है वाली अहमद वाली, जिन्होंने 1667 से लेकर 1707 तक, जिनको फादर ऑफ उर्दू पोएट्री भी बोला जाता है, उन्होंने अभी इतने देर तक काफ़ी सारी चीज़ें लिखे हुए थे। इंट्रोड्यूस्ड पर्सियन पोएटिक स्टाइल्स स्पेशली द गजल इनटू उर्दू। उर्दू में उन्होंने गजल की इंट्रोडक्शन किया था। उनकी वाक था दीवान ई वाली, जो कि उर्दू पोएट्री इन दिल्ली में पॉपुलराइज हुआ। पेव्ड द वे फॉर उर्दू एज ए रेस्पेक्टेबल लिटरेरी लैंग्वेजेस, ठीक है। सेकेंड में आता है सिराजुद्दीन अली खान अर्जू। इनका भी टाइम पीरियड यही है 1689 से लेकर 1756 तक। उनको बोला जाता है ए पायनियर ऑफ क्लासिकल उर्दू पोएट्री एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। उर्दू पोएट्री का क्लासिकल जो वर्सन है उसको उन्होंने पायनियर किया था, एंड काफ़ी सारी चीज़ों का क्रिटिक उन्होंने किया था, लिटरली क्रिटिसिज्म। प्रमोटेड पर्सियनाइज्ड उर्दू, ठीक है। हेल्प्ड कोडिफाइड ग्रामर, ग्रामर को उन्होंने कोडिफाई करने की मदद की थी, एंड कंट्रीब्यूटेड टू लिटरेरी एस्थेटिक्स। उनका वाक था अफसाना, जो कि एक प्रोज फिक्सन है, डिफरेंट जो स्टोरी के फॉर्मेट में, फिक्सन स्टोरी के फॉर्मेट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ था जिसको अफसाना बोलते हैं। कमेंट्रीज ऑन पर्शियन लिटरेरी टेक्स्ट, उन्होंने एक पाइवटल रोल निभाया था इन शिफ्टिंग फ्रॉम पर्शियन टू उर्दू एज द डोमिनेंट लिटरेरी लैंग्वेजेस। पर्शियन से उर्दू लिटरेचर को शिफ्ट करने में उन्होंने एक डोमिनेंट रोल निभाया था। थर्ड में आते हैं, थर्ड राइटर जो है उनका नाम है मीर ताकी मीर। उनके टाइम पीरियड है 1723 से लेकर 1810। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ उर्दू क्लासिकल पोएट्री, उन्होंने भी उर्दू क्लासिकल पोएट्री की फाउंडेशन रखा था इंडिया में। उनको डीपली इमोशनल गजल्स के नाम से भी, मतलब उन वो उसकी फाउंडर के हिसाब से भी उनको माना जाता है। उनकी वर्क है कुलियत ई मीर, जो कि कॉम्प्रहेंसिव कलेक्शन ऑफ हिज गजल्स है। कॉल्ड द खुदाई सखन, जिसका नाम है गॉड ऑफ पोएट्री, पोएट्री का गॉड उनको माना जाता है। बहुत सारी पोएट्री उन्होंने साथ लिखी हुई की फॉर हिज एलोक्वेंस एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिर्जा गलीब, जिनकी पीरियड है 1797 से लेकर 1869 तक। उनको रिगार्ड किया जाता है द ग्रेटेस्ट उर्दू पोएट ऑफ द 19th सेंचुरी पीरियड में। ब्रीज्ड क्लासिकल एंड मॉडर्न थेम्स इन उर्दू पोएट्री, उर्दू पोएट्री का जो क्लासिकल उर्दू पोएट्री है एंड मॉडर्न उर्दू पोएट्री है, उसके अंदर एक ब्रिज कनेक्शन क्रिएट करते हैं ये मिर्जा गलीब। उनकी वार के माध्यम है दीवान ई गलीब, जो कि कलेक्शन ऑफ गजल्स ऑन लव, लॉस, एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटी, ठीक है। उनकी लिगासी है, उनको बोला जाता था शेक्सपियर ऑफ इंडिया, एंड हिज फिलोसॉफिकल डेप्थ एंड लिंग्विस्टिक इनोवेशन शेप्ड मॉडर्न उर्दू पोएट्री, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ नाम हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिनका नाम है सार सायद अहमद खान, जिनका टाइम पीरियड है 1817 से लेकर 1898। उनको ये एक लीडर थे ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट में,
ठीक है, तभी हमारे डिफरेंट मूवमेंट चल रहे थे इंडिया में, स्ट्रगल हो रहा था, और प्रोमोटर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एमंग मुस्लिम्स। ठीक है, हालांकि ये सारे मॉडर्न लिटरेचर में आ गए हैं अभी, क्योंकि 19th सेंचुरी में हम ऑलरेडी 18th सेंचुरी जब औरंगजेब ख़त्म हुए, उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो उसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गया था, तभी ये सारे मॉडर्न लिटरेचर के अंदर आ जाएंगे। लेकिन हालांकि हम पढ़ रहे हैं उर्दू लिटरेचर, इसी वजह से मैं सब कुछ एक ही जगह पे यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एडवोकेटेड यूज ऑफ सिंपल उर्दू प्रोज फॉर साइंटिफिक एंड हिस्ट्रिकल टेक्स्ट, जो भी हिस्ट्रिकल टेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है, साइंटिफिक टेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है, उनमें स्टोरी फॉर्मेट में उन्होंने, मतलब प्रोज मतलब क्या, एक स्टोरी फॉर्मेट में लिखा जाता है, पोएट्री मतलब एक गीत के सॉन्ग के माध्यम में लिखा जाता है फॉर्म में, तो सिंपल उर्दू प्रोज के हिसाब से वो लिखे हुए थे। उनके वर्क में जाता है असरुस सनादिर, जो कि एक हिस्ट्री ऑफ दिल्लीज आर्किटेक्चर, ठीक है, ताजिब उल अखलाक, ये एक रिफॉर्मिस्ट जर्नल टू प्रमोट रेशनलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटल थे इन मेकिंग उर्दू द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, कंट्रीब्यूटेड टू इस मॉडर्नाइजेशन। तो धीरे धीरे वो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जा रहे थे हम, और मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जा रहे थे, तो इसी वजह से उर्दू की मॉडर्नाइजेशन में उनकी बहुत हाथ होता है। मोहम्मद इकबाल, ये भी 19th सेंचुरी के आसपास उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिया है। ये एक पोएट थे, फिलोसोफर थे, नेशनल थिंकर भी थे। ठीक है, उनकी वर्क में जाता है बैंगी दरा, देन बाली जेब्रील, असरार ई खुदी। ठीक है, और इनके बारे में हमने पढ़ा, जो कि सारे जहां से अच्छा लिखे थे, और वो एक बन गया हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम। ठीक है, प्रमोटेड सेल्फहुड, खुदी। ठीक है, पैन इस्लामिज्म एंड कल्चरल आइडेंटिटी, उन्होंने रिवर्ड किया था एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के एक स्पिरिचुअल फादर के हिसाब से उनको माना जाता था। उन्होंने लिखा था बांगी दरा, जो कि फेमस राइटिंग उसका है एक सारे जहां से अच्छा, विच हैज बिकम क्रिएटेड नेशनलिस्ट सॉन्ग। ठीक है, अदर नोटेबल पोइट्स के अंदर जाते हैं सौदा, दर्द, मीर, ताकि मीर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है, जो गजल हमने पढ़ा कि उर्दू में गजल पोएट्री के काफ़ी सारे काफ़ी फेमस हो रहे थे तभी, तो गजल ट्रेडिशन क्या थे उर्दू पोएट्री में, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। द गजल बिकेम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ उर्दू पोएट्री। गजल उसका बहुत ही प्रोमिनेंट फॉर्म है, क्योंकि गजल से ही हम जानते हैं ये उर्दू लिटरेचर है। ठीक है, आजकल के जो ज़माने में सॉन्ग्स आता है, हमने गजल सॉन्ग्स सुनते हैं, वो पर्टिकुलरली उर्दू लैंग्वेज की तो गाना है। तो इंट्रोड्यूस किए थे बाय वाली मोहम्मद वली ने, एंड प्रिफर्ड परफेक्टेड बाय मास्टर्स लाइक मिर्जा गलीब। ठीक है, दिस पोएटिक फॉर्म कंसिस्ट ऑफ राइमिंग कपुलेट्स विथ ए रिफ्रेन एंड एक्सप्लोर्स थीम ऑफ लव। इसमें लव को इतना एक्सप्रेसिव फॉर्म में रिफ्रेन करके, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी फॉर्म में, फिलोसॉफिकल कंटेम्पलेशन में, काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ पे गजल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हम लव को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिलोसॉफिकल कंटेम्पलेशन, जो भी फिलोसॉफिकल चीज़ें कंसेप्ट होती है, उसको भी गजल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। ठीक है, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। देखिए कितना सुंदर गजल है। ये सारी जो शायरी वगैरह आते हैं ना, हम जब छोटे थे बहुत सारे शायरी मैसेजेस पढ़ रहे थे, सेंड किया करते थे हमारे फ्रेंड्स के अंदर, तो ये बहुत ज़माना था एक, बहुत अच्छा लगता है। आजकल के ज़माने भी काफ़ी कम हो गया है, रील्स की ज़माना आ गया है, लेकिन फिर भी रील्स में भी कभी कभी ये यूज होते हैं। मिर्जा गलीब emerged एज ए प्रोमिनेंट उर्दू पोएट। उन्होंने कंपोज किया था दीवान, कलेक्शन ऑफ पोएट्री व्हिच रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क इन उर्दू लिटरेचर। उसके बाद हम देखेंगे नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस। उर्दू लैंग्वेजेस के प्रमोशन के लिए एक नेशनल काउंसिल बनाया गया है, जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस। शॉर्ट फॉर्म में उसको बोला जाता है NCPUL। इसको एस्टेब्लिश किया गया था कब? एज फार एज गवर्नमेंट एफर्ट्स इन प्रमोटिंग द लैंग्वेजेस आर कंसर्न, इट वुड बी वर्दी टू नोट कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको एस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 1, 1996 में। द ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश टू प्रमोट, डेवलप एंड प्रोपागेट द उर्दू लैंग्वेजेस। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी रोल फंक्शन यही है कि नेशनल नोडल एजेंसी ये है फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस।
NCPUL act as the principal coordinator as well as the monitoring authority for promotion of Urdu languages and learning. इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये जहाँ पे भी उर्दू लैंग्वेजेस एंड लर्निंग की बात आती है, हर एक क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए अपने अपने अथॉरिटी काउंसिल होता है जो मॉनिटर करते हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उसकी प्रमोशन के लिए काम करते हैं। उसी तरह उर्दू लैंग्वेजेस के प्रमोशन के लिए ये NCPUL को बनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि देखिए ये पिक्चर में आप मत जाइए, ठीक है, मैं भूल गई हूँ इसको रिप्लेस करना, एडिट करना। इसमें थोड़ा ये AI में डायरेक्ट ले गया, ठीक है, तो मेरे एडिटिंग से चूक गया ये, तो आप थोड़ा इसको इग्नोर करिए इस पार्ट को। ठीक है, ऑफिशियल स्टाटस ऑफ उर्दू इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में ऑफिशियल स्टाटस क्या है उर्दू की, इसके बारे में देखेंगे। नेशनल रिकॉग्निशन, इट इज़ द वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमने पढ़ा। इट इज़ एमंग द 15th इंडियन लैंग्वेजेस रिटिन ऑन द इंडियन करेंसी नोट्स। इसको आप देखना, जिनको नहीं पता थोड़ा देख लीजिएगा। स्टेट रिकॉग्निशन, इट इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन स्टेट्स लाइक कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है ये, तेलंगाना के भी है, यूपी, बिहार, न्यू दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल का भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इसको इंक्लूड किया जाता है। हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स क्या है? इन पंजाब ऑल ओल्ड रिकॉर्ड्स इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट आर अवेलेबल इन उर्दू लैंग्वेजेस ओनली। ठीक है, पंजाब के जो भी ओल्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो भी रिकॉर्ड आप देखोगे इसी लैंग्वेजेस में ही लिखा होगा। ठीक है, और लास्टली हम देखेंगे इसका लिगेसी क्या है एंड इन्फ्लुएंस क्या है। उर्दू लिटरेचर हैज लेफ्ट एन इनडेलिएबल मार्क ऑन द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कहाँ गया यार, अरे यार, हाँ, continent from the courts of Delhi Sultanate to the modern day literary circles, Urdu poetry and prose continue to inspire generation with their eloquence, depth and emotional resonance. दिल्ली सल्तनत से लेकर आज तक के ज़माने में जो उसका गज़ल से डिफरेंट पोइट्रिक फेनोमेना है, डेप्थ है, जिस तरह से वो लिखते हैं पोइट्री उनकी राइटिंग से, वो काफ़ी हद तक एक इंस्पायरेशन क्रिएट करती है हमारे डिफरेंट जनरेशन्स में। द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोइट्स लाइक मिर्जा गलीब के बारे में हमने पढ़ा, मीर तकी मीर के बारे में पढ़ा, मोहम्मद इकबाल के बारे में पढ़ा, जिन्होंने एक ट्रांसजेंडर्ड लिंग्विस्टिक और नेशनल बाउंड्रीज क्रिएट किया, मेकिंग उर्दू लिटरेचर ए ट्रेजर्ड पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, टुडे उर्दू लिटरेचर कंटिन्यूज टू इवॉल्व while maintaining its connection to its rich historical traditions, serving as a bridge between different cultures and communities across South Asia. ठीक है, इसके साथ हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि उर्दू लिटरेचर धीरे धीरे अपने रिच हिस्ट्रिकल ट्रेडिशन के तरफ जा रहा है, मॉडर्न सोसाइटी के साथ, मॉडर्न कल्चर के साथ उसकी एक ब्रिज, एक कम्युनिकेशन वो बनाने की बहुत कोशिश कर रहा है, और एक मतलब साउथ एशिया में उसका एक अलग सी प्रोमिनेंट फिगर वो बना रहा है। ठीक है, तो इसके साथ हमारे ये उर्दू लिटरेचर ख़त्म होता है, और एक वीडियो में हम जितने सारे मिडिवल लिटरेचर के भक्ति लिटरेचर कुछ बाकी है, सूफी लिटरेचर बाकी है, और कुछ वर्नाकुलर एंड फोक लिटरेचर बाकी है, उसके बारे में देखकर ये वाला टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो कैसा लगा मेरी वीडियो मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।